नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मिलन पाठशाला पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपराष्ट्रपति और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर जो छूट गया था बीच में, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर लेते हैं। ठीक है। कुछ बंदों का सोच रहे होंगे कि मौलिक कर्तव्य वाला जो चैप्टर है हम क्रम से पढ़ रहे थे आर्टिकल के हिसाब से, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ भूल गए? हम भूले नहीं थे, लेकिन हम कह रहे थे कि मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ लिए जाएँ। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन जो है हमें इकट्ठा करने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है। क्लास नंबर 5 होने वाली है हमारी। बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास है। आपको पता है क्लास क्यों ली जा रही है? हमारा लक्ष्य जो है, जो अक्टूबर में सीईटी का एग्जाम आ रहा है, एक तो वो है, और ये आरएस-3 का एग्जाम जो आ रहा है वो है। ठीक है। दिसंबर में भी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनके एग्जाम है। तो आपको क्या है, इनके लिए तैयार किया जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू के साथ जो भी उससे रिलेटेड थ्योरी है, थ्योरी को साथ में कवर करेंगे, जिससे क्या है आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। ये करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जाने। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में मोटी मोटी आपको जो चीज़ बताऊँ वो आपको याद कर लो। ठीक है। जिससे क्या है आपको आसानी रहेगी भारत का उपराष्ट्रपति पढ़ने में। भारत के उपराष्ट्रपति की क्या बताऊं मैं आपको, आर्टिकल बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी आर्टिकल है वो बताऊं। तो देखो, भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित जो आर्टिकल है, देखो एक तो आर्टिकल 63। आर्टिकल कौन सा है? 63। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को लिख रहा हूं मैं, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 64 कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वह राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के लिए, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 कहता है आपको कि जो उपराष्ट्रपति है कि निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताता है। ठीक है। और आर्टिकल 67 जो है वो इसके कार्यकाल के बारे में बताता है, कार्यकाल। और आप याद रखना है, देखो समझ में आ रहा है ना क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। और आर्टिकल 68 जो है, आर्टिकल 68 छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। आर्टिकल 69 आपको याद रखना है, किस क्या है इसकी? ओथ। क्या है? ओथ। ठीक है। तो आपको कौन कौन से आर्टिकल याद रखने हैं? आर्टिकल 63 जिसमें वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। आर्टिकल 64 में उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो लोकसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 65 में जो कहा गया उसकी रिक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 66 में उसके निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में जो है उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया, इसका कार्यकाल कितना होता है। और आर्टिकल 69 में उसकी शपथ के बारे में कहा गया है। ठीक है। मोटे मोटे जो आर्टिकल है मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में वो बता दिए। अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चनों को धड़ाधड़ लगाएंगे। ठीक है। देखो साहब, भारत के पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो पूछा गया है, स्रोत पूछा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है किस देश से लिया गया है। तो ऑब्वियसली कहाँ से लिया जाएगा? अमेरिका से लिया जाएगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मैंने देखो यहाँ लिख भी दिया आपको, भारत का जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। मूल अधिकार, ब्रिटेन से विधि का शासन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और विधि द्वारा स्थापित शासन। देखो ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। देखो, जापान से और भी चीज ली गई है, ब्रिटेन से और भी चीज ली गई है, लेकिन एक विधि का शासन और संसदीय प्रणाली, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दो चीज किससे याद रखनी है? ब्रिटेन से याद रखनी है, आयरलैंड से आपको नीति निर्देशक तत्व याद रखने हैं। ठीक है। और तो आपको स्रोत अगर पढ़ने हैं तो स्रोतों की मैंने सबसे पहले जो एमसीक्यू कराए थे वो किसके कराए थे? स्रोत के कराए थे। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां हमने कवर किए थे, तो यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हमारा जो उपराष्ट्रपति का काम है, हम उपराष्ट्रपति देखते हैं। देखो साहब, क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति की है? देखो, राष्ट्रपति की योग्यता, देखो उपराष्ट्रपति को जैसे पढ़ना है ना, तो राष्ट्रपति की तुलना में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति हमने पढ़ा दिया, राष्ट्रपति को आपको रिलेट करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति में क्या था और उपराष्ट्रपति में क्या था। इससे क्या है आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, और आपका कंफ्यूजन दूर होगा तो आप क्या है क्वेश्चंस को पकड़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है उनको पकड़ पाएंगे। जैसे उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं और राष्ट्रपति की बात करूं, तो राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता में क्या था? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन उपराष्ट्रपति के काल में यह है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अब देखो साहब, इनमें से कौन सा है? भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सरकार के किसी लाभ के पद पर विद्यमान हो, गलत बात है। सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अधिकतम 35 वर्ष की आयु। ठीक है। और राज्यसभा का निर्वाचन, देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देख, इसमें आंसर ये भी चाहिए, भारत का
नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन जो सबसे सटीक जो आ रहा है राज्यसभा का सदस्य, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता में ही आपका कौन सा आ जाएगा, भारत का नागरिक होना। ठीक है, भारत का नागरिक होना आपके राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अलग से हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन जो हमारा दिया गया है वो है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब देखो साहब इसमें क्या कहा है, देखो विकल्प विकल्प कैसे हटाए थे, विकल्प कैसे हटाए वो मैं आपको बता दूं कि इसमें विकल्प हटाए हैं कैसे, मूल रूप से गलत है, मूल रूप से गलत है। इसमें केवल कैसी होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, जन्म से नहीं हो लेकिन नागरिकता हो। ठीक है, मूल रूप से का मतलब है कि जन्म से होनी चाहिए, जबकि इसमें कह रहा है विद्यमान हो, विद्यमान का दूसरा कह रहा है कि सरकार के किसी लाभ के पद पर विद्यमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अधिकतम, गलत है, 35 वर्ष की आयु न्यूनतम है, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन ऐसे गलत हुए। और चलो मैं ऊपर गलत बता गया, आपको जो आर्टिकल 66 है उसमें योग्यताओं का वर्णन है, जबकि मैंने बताया था कौन सी, निर्वाचन प्रणाली बताई थी। ठीक है, मेरे को याद है निर्वाचन बताया था, लेकिन आर्टिकल 66 में निर्वाचन नहीं है, क्या है, योग्यताओं का वर्णन है। ठीक है, करेक्शन कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना कि आर्टिकल 66 में जो है योग्यता का विश्लेषण दिया गया है, उपराष्ट्रपति की योग्यता बताई गई। ठीक है, आर्टिकल 66 में हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बताता है, तो इसमें आ जाएगा तेरा कौन सा, आर्टिकल 66। ठीक है, योग्यता और चुनावों के बारे में, दोनों के बारे में बताता है कौन सा, आर्टिकल 66। तो गलती नहीं हुई, दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 66 में आपकी क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता भी है। आर्टिकल 66 में 11वां संविधान संशोधन होता है 1961 में, उसके द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा इसका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इसका निर्वाचन किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता था कि संयुक्त बैठक बुलाई और संयुक्त अधिवेशन बुला करके इसका चुनाव कर दिया जाता था, लेकिन अभी संयुक्त बैठक में नहीं होता, इसका चुनाव अलग से निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। देखो इसमें राज्य का इंटरफेयर नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, उसमें राज्यों का इंटरफेयर होता है। ठीक है, राज्यों का इंटरफेयर होता है, राज्य विधानसभाओं का इंटरफेयर होता है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन होते हैं और दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का कोई भी इसमें सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है, ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, आप बोलेंगे जैसे राष्ट्रपति की में जो विधानसभाएं थी वो भाग ले रही थी, तो उपराष्ट्रपति के में क्यों नहीं ले, भाई उपराष्ट्रपति के में क्यों नहीं ले, ये दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कब, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। अभी तो आप कर लोगे, लेकिन आपको याद रखना है, आप बार बार याद करेंगे, एक दो बार क्लास पढ़ेंगे तो आपको क्या है, आपको याद रहेगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में है दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। देखो साहब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो मैंने बोला संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो देखो साहब संसद के दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा राज्यसभा। कहाँ है लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा का कोई रोल होता है क्या, नहीं होता। विधान परिषद का कोई रोल होता है क्या, नहीं होता। तो केवल ऑप्शन ए सही बैठेगा। भाई लॉजिक से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, आपको आएगा समझ में कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य ना मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रहा, ये सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, सबको पार्टिसिपेट करना है। देखो राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत का कोई रोल नहीं था। दूसरी बात, इसमें राज्यों के विधायिका के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे, कौन से, विधानसभाओं के, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। जबकि उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो केवल और केवल संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, राज्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इतनी 3-4 क्वेश्चन निर्वाचन में करा चुका हूँ, निर्वाचन से कोई गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, कथन गलत दे रखे हैं इसमें, तो सारे हाथ मिटे हुए हैं। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य होता ही नहीं है वो। ठीक है, राज्य विधानमंडलों के सदस्य वो भी भाग नहीं लेते। ये चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन अधूरा लिखा गया है। क्वेश्चन में इसके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कहा गया है कि वही चुनाव की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। तो संसद के दोनों सदनों के नाम में सदस्य वो तो शामिल होंगे, लेकिन संसद और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मताधिकारी तो किंतु राष्ट्रपति चुनाव नहीं, यानी मनोनीत सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन नहीं। ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ये,
तो क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक है, तो कितना भी मिस्टेक हो क्वेश्चन लिखा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक होते हैं। एक होता है प्रस्तावक, एक होता है अनुमोदक। देखो राष्ट्रपति के अगर बात करें तो राष्ट्रपति में होते थे 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक प्लस 15,000 की जमानत राशि। ऐसे ही उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति में 20 होने चाहिए प्रस्तावक, 20 होने चाहिए अनुमोदक और वही 15,000 की जमानत राशि। आया समझ में? देखो समझने लायक कोई बात ही नहीं है इसमें, इसमें तो याद ही रखना भाई आपको, ठीक है। आपको याद रखना ही है कि जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नामांकन के लिए जाता है, जब उपराष्ट्रपति नामांकन के लिए जाएगा तो उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, टोटल 40 होने चाहिए, 20 और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, ठीक है। और 15,000 रुपये की राशि आपको जमानत राशि देनी पड़ेगी आरबीआई में। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल मतों के कितने मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त करने होंगे कि उसकी जमानत राशि जब्त नहीं की जाए। देखो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कैंडिडेट है, नामांकन के लिए जाता है, 15,000 रुपये का जमानत राशि दे देता है, जमा कर देता है, क्या वो जमा करा के भूल गया? नहीं, ये जमानत राशि वापस लौटाई जाती है। वापस लौटाई जाती है कब? जब उसने चुनाव किए उसके जो द्वारा जो उसमें 1/6 वोट अगर उन्होंने प्राप्त कर लिए, जितने भी कुल वैध मत हैं, जितने भी कुल वैध वोट हैं, तो वैध वोट में से 1/6 वोट अगर उसने प्राप्त कर लिए तो उसके 15,000 रुपये बच जाएंगे, यानी वापस मिल जाएंगे। और अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाया तो क्या है, उसके जो 15,000 रुपये वो डूब जाएंगे। कहने का मतलब ये है कितने होने चाहिए, 1/6 होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कौन सा, देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद होता है कब, निर्वाचन का, निर्वाचन संबंधी जो विवाद हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी तो किस आर्टिकल के तहत देगी। कहने का मतलब ये है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कौन सी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के किस आर्टिकल के तहत उसको पावर है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद को हैंडल कर सके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को। तो वह आर्टिकल 71, ठीक है। देखो आर्टिकल 71 जो चुनाव विवाद है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का, उसको देखती है सर्वोच्च न्यायालय देखती है, और अंतिम अनन्य अधिकार क्षेत्र इसके हाथ में है, इसके हाथ में है, सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन से आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख दिया गया है। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, आर्टिकल 69 जो है वो क्या बताता है, उपराष्ट्रपति की ओथ के बारे में बताता है, ठीक है। और ओथ कौन दिलाता है, इसको ओथ दिलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और जब ये इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। तो इसमें तो यार ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। देखो जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है, शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन 3 बंदे ऐसे हैं जो तीसरी सूची में शामिल नहीं होते, अनुसूची 3 में शामिल नहीं होते हैं। वो कौन कौन से 3 बंदे हैं, एक तो राष्ट्रपति जिसमें आर्टिकल 60 के तहत शपथ दी जाती है, एक उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत शपथ दी जाती है, और एक राज्यपाल आर्टिकल 159 159 के तहत शपथ दी जाती है। ये 3 बंदे जो हैं इसमें शामिल नहीं होते, वो तीसरी अनुसूची जो है उसमें शामिल नहीं होते। आ रहा है समझ में? और इसके अलावा जो भी बचे हैं जिनकी शपथ होनी है वो सारे तीसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, उनके लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे मंत्री हुए, सांसद हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, कैग हुआ, जितने भी बंदे हैं जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आपके तीसरी अनुसूची में शामिल होंगे, इन 3 के अलावा। और 3 के आर्टिकल आपको याद रखने हैं, राष्ट्रपति का हो गया आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति का हो गया 69, और राज्यपाल का हो गया 59, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। मैंने अभी बताया था
कि इस्तीफा जो है, त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो साहब, कौन सा सम्मिलित नहीं है, जैसे आर्टिकल 66 में निर्वाचन, ठीक है, मैंने बताया था निर्वाचन और उसकी योग्यता दोनों आर्टिकल 66 में, ठीक है। आर्टिकल 67 अवधि के कार्यकाल बताया था मैंने स्टार्टिंग में। आर्टिकल 69 में ओथ बताई थी, तो ये गलत है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 64 में बढ़े थे। किसमें बढ़े थे? आर्टिकल 64 में बढ़े थे। ये आर्टिकल में आपको स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बताए थे कि आर्टिकल 63 में जो है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में बताया है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो राज्य उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखो, पदेन सभापति का मतलब है जैसे लोकसभा में आप पढ़ते हो अध्यक्ष, ऐसे ही राज्यसभा में होता है सभापति, ठीक है। तो सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल, ठीक है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जैसे मान के चलो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आई बात समझ में? तो इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 65 के तहत जो है, जो उपराष्ट्रपति है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कब? जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होगा, या राष्ट्रपति बीमार हो जाए, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज और मैं बताऊं, जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो इसको उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते नहीं दिए जाएंगे, उसको राष्ट्रपति का ही वेतन व भत्ते मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आर्टिकल 66। देखो अगला आर्टिकल 66, इसमें निर्वाचन बताया गया है और निर्वाचन का मैंने आपको बता दिया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसका निर्वाचन करेंगे। आर्टिकल 67 में इसके कार्यकाल बताया गया है, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 69 क्या कहता है? शपथ के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति होता है। अब देखो साहब पढ़ो, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी नहीं, कानून का तो कोई मतलब नहीं उपराष्ट्रपति से। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तो हो ही नहीं सकता यार उपराष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख नहीं, मैंने अभी बताया था कि आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब देखो साहब, उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका बताई गई है। कैसे? उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदमी होता है। पहला होता है कौन? राष्ट्रपति, दूसरा होगा उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। दूसरा काम करेगा राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में, यानी राज्यसभा को बुलाएगा, राज्यसभा को स्थगित करेगा। स्थगित का मतलब उसे सत्र को खत्म करेगा, ठीक है, उसमें भाषण देगा। तो वो सब काम किसके हैं? इसके उपराष्ट्रपति के, सभापति के रूप में काम करेगा ये। तो दोनों काम कर रहा है ना, तो दोहरी भूमिका हो गई इसकी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ आप उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी उपराष्ट्रपति की भूमिका और वेतन के बारे में बात करते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। पूछ क्या रहा है? इस प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? देखो अब हाँ 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए। देखो ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 64 में तो बर्डन है, आपको पता था कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में बर्डन है, ये मैंने बता दिया। लेकिन जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो राज्यसभा में आर्टिकल 89 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वहां सभापति के बारे में बताया गया है, यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो दोनों का संदर्भ एक ही है कि वो क्या होगा? सभापति होगा राज्यसभा का। ये उपराष्ट्रपति को बता रहा है, ये राज्यसभा के बारे में बता रहा है, ठीक है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड दोनों। तो ए और बी राइट आंसर होगा इसमें, समझ रहे हो। जब मैं आपको राज्यसभा बताऊंगा तो इसको और एक बार और पढ़ाऊंगा कि राज्यसभा का जो 89 आर्टिकल है राज्यसभा का आता है, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होगा कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और इसमें कहा गया जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्ड का अंतर है, बस शब्द का अंतर है, लेकिन बात वही है। और आर्टिकल इसके कौन से हैं? 2, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89, ठीक है। दोहरी संवैधानिक आधार दिया गया है इसका, ठीक है। अब देखो साहब, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही देखना है साहब। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अब देखो राज्यसभा का हेड है, ठीक है, तो वो बैठकों की अध्यक्षता करेगा, ऑब्वियसली बैठकों की अध्यक्षता करेगा भाई। मैनेजमेंट उसका पूरा इसके हाथ में होगा, राज्यसभा का मैनेजमेंट, राज्यसभा में भाषण देना, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है।
किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति देना। भाई संसद है, सांसद किसी भी भाषा में बोलेगा तो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी? राज्यसभा का व्यक्ति है तो राज्यसभा के सभापति से लेनी पड़ेगी। और सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो राज्यसभा की बैठकों की क्या करेगा? यह अध्यक्षता करेगा। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। बिल्कुल, राज्यसभा में जो भी कार्यवाही होंगी, ठीक है, कोई भी बिल वगैरह लाया जाएगा, जो भी कार्यवाही होंगी उनका संचालन कौन करेगा? भाई उसका हेड ही करेगा। और हेड कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किसका काम कर रहा है? सभापति का काम कर रहा है। तीसरा कथन दिया गया है, सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति दे प्रदान करेगा। बिल्कुल, सदस्यों को अनुमति प्रदान करेगा। तो इस सारे क्वेश्चन, तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कथन सही है। इसका सदन में बोलने की अनुमति देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, और किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति देगा, और भी इसमें जोड़ सकता है पॉइंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है कि एक हेड है, वो हेड क्या कर सकता है। जब मैं संसद पढ़ाऊंगा तो संसद की प्रक्रिया वगैरह में इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव कैसे उठाया, किसने उठाया, अध्यक्ष का क्या काम होगा, सभापति का क्या काम होगा, वहाँ और डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि बैठकों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, कार्यवाही जो है उसका संचालन करेगा और बोलने की अनुमति देगा। पहली बात ये करो, ये जो रिलेटेड बात हो रही है ना, ये राज्यसभा की हो रही है। कभी संसद की मत समझना, पूरी संसद में लोकसभा भी आती है। ठीक है, तो ये केवल और केवल राज्यसभा की बात है, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति होता है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक व्यय खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखो, भारत की कुछ निधि है, जैसे आकस्मिक निधि है, संचित निधि है। ठीक है, भारत के संविधान में निधियों का वर्णन है। कैसे? संचित निधि में क्या है, कुछ लोगों का जो है अपने जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। और दूसरी है आकस्मिक निधि। और आकस्मिक निधि में क्या होता है कि मान लो आपातकाल आ गया, सॉरी आपातकाल में कोई भी ऐसी समस्या आ गई, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर कोई ऐसा तूफान आ गया जिससे नुकसान हो गया, जैसे कोरोना फैला था। ठीक है, कोविड-19 जब फैला था, तो उस समय क्या था, इस आकस्मिक निधि के दौरान जो आकस्मिक समस्या आ रही है उसके लिए पैसा जो निकाला जाता है वो आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। ठीक है, और जो वेतन और भत्ते जो सारे दिए जाते हैं वो सारे संचित निधि से दिए जाते हैं। तो कहना चाह रहा है ये कि कौन सा ऐसा पद है जो संचित निधि में नहीं आता? देखो, राष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बिल्कुल संचित निधि से दिया जाता है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, वो भी आपके किस लिए दी जाती है? संचित निधि से दी जाती है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो संचित निधि से ना दे करके किससे दिया जाता है? देखो, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है उसका कहीं बर्डन नहीं है। इसको वेतन मिलता है सभापति के रूप में। इसके रूप में मिलता है सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है। राज्यसभा का जो सभापति है उसके रूप में इसको वेतन मिलता है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन निर्धारित नहीं है इसमें संचित निधि में। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने, देखो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट इसमें भी हुई है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति को, क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाएगा तो किस सदन के द्वारा इसे हटाया जाएगा? तो ऑब्वियसली एक बात सोचो, जैसे उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लानी है हमें, तो प्रक्रिया लानी है, कौन सा सदन लेके आएगा? भाई सोचने वाली बात है, दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। काम किस में कर रहा है वो? राज्यसभा में। तो प्रस्ताव भी कौन लेके आएगा? राज्यसभा लेके आएगी। भाई देखो, एक चीज सोचो कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति काम किस में कर रहा है? राज्यसभा में कर रहा है। तो प्रस्ताव कौन लेके आएगी? राज्यसभा ही लेके आएगी। जबकि राष्ट्रपति में ऐसा कंडीशन नहीं था, राष्ट्रपति में दोनों सदनों में से कोई भी सदन प्रस्ताव ले आया था। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हम तुलना करके पढ़ेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा हो, पसंद आ रही हो क्लास, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, मिलन पाठशाला करके टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाकर के सर्च कर सकते हो या लिंक से डायरेक्ट जा सकते हो, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला हमारा रहने वाला है, देखो इसमें क्या होगा, तो केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। जो प्रस्ताव है केवल और केवल राज्यसभा में लाया जाएगा और 14 दिन की पूर्व अनुमति पर लाया जाएगा। 14 दिन पहले उसको सूचना दे दी जाएगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ क्या ले रहे हैं, हम हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समापन की व्यवस्था क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समापन की व्यवस्था क्या है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कैसे समाप्त होता है? तो राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में ला करके उसको बहुमत के द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और फिर लोकसभा के द्वारा सहमति ली जाएगी, यानी लोकसभा में ही उसको पारित करवाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी जाएगा दोनों सदनों में, लेकिन स्टार्टिंग कौन करेगा? स्टार्टिंग करेगा कौन? केवल और केवल राज्यसभा।
अगला है भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्यों हटेगा, कैसे हटेगा? तो कोई संविधान का उल्लंघन करने पर हटेगा। ठीक है, कौन हटाएगा? राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, विशेष बहुमत से उसे पारित किया जाएगा, पारित होने के बाद फिर वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, तब जाकर क्या बनेगा? उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, ये जो चीज मैंने अभी बताई थी वो इसमें पढ़ लेना, ये चीज लिखी गई है। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, दोनों सदनों के सदस्य ले रहे थे और कुछ सदस्य का 2/3 जो बहुमत है उससे पास करना जरूरी था। ठीक है, इसमें विशेष बहुमत से पास करना जरूरी था राष्ट्रपति में। इसमें विशेष बहुमत नहीं चाहिए, प्रभावी बहुमत हो, और लोकसभा में तो केवल क्या चाहिए? सहमति चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, यहाँ तक हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति। तो मैंने आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कंपैरिजन करके आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको उपराष्ट्रपति जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बनने वाले थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है कि उपराष्ट्रपति कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कैसे काम करेगा। तो ये सारी चीज डिटेल है वो आपको याद रखनी है। देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे पूछ लेंगे, पैटर्न मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा इसी सारी चीजों में जो मैंने बताई है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं, आपको बोल के समझाई है, चुनाव प्रक्रिया समझाई है। ठीक है, आपको राज्यसभा का सभापति कैसे है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेगा, क्या क्या वेतन सैलरी मिलेगी, तो वो मैंने आपको क्या है बोल के बताई है। ठीक है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यही तो फायदा होता है क्लास लेने का, क्लास लेने का यही तो फायदा होता है। नहीं तो हर कोई पीडीएफ में से, किताब में से पढ़ लेता। भाई किताब से पढ़ने में क्या जा रहा है, तो समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। ठीक है, समझाना बहुत जरूरी होता है। एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है। नेक्स्ट हमारा रहेगा मौलिक कर्तव्य। क्या रहेगा? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य को क्वेश्चन से ढूंढने में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को क्वेश्चन से ढूंढने में और इनको क्वेश्चन का पैटर्न बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था। जिस हिसाब से पैटर्न आ रहे थे उस हिसाब से मैंने पैटर्न बनाया, बनाने के बाद आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले, मौलिक कर्तव्य पढ़ने से पहले मैं मौलिक कर्तव्य की मोटी मोटी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखो, मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 जो है 4 के कै में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आर्टिकल जो है आर्टिकल 51 कै में है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चले तो जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान जो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं है, मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र उसमें नहीं है। ये तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने का सोचा था। अब देखो, मौलिक कर्तव्यों को इसने तो दे दिया कि भाई मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, और इसने जो मौलिक कर्तव्य दिए थे उनकी संख्या थी 8। ठीक है, लेकिन ऐसे थोड़े ना जुड़ जाएगा संविधान में। इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन होता है आपका कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1976 में होता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। अब बोलोगे यार सर आप तो अभी 8 बता रहे थे, 8 बता रहे थे। देखो, 8 दिए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसने अपनी सिफारिश में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 2 सरकार ने हटा दिए तो 6 हुए, और 4 सरकार ने नहीं जोड़ दिए तो 4 हुए, 10 हुए, सॉरी 10 हुए। तो इस तरीके से 10 मौलिक कर्तव्यों को आपकी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन फिर कहोगे यार अभी तो वर्तमान में कितने? 11 हैं, तो 11वां कहाँ से आ गया? तो 11वां जो संविधान संशोधन है वो जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। आया समझ में? तो ये जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी। हाँ, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो रूस से लिए गए, एक ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं। इसी स्लाइड में मैंने बता दिया, आपको याद रखना कि किस भाग में आएगा। भाग 4 कै में आएगा, आर्टिकल 51 कै में आएगा। ठीक है, जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, जब कब इसकी जरूरत पड़ती है तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनती है 1976 में, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करने की बात कही जाती है। तो वो मौलिक कर्तव्य बताता है, कितने बताता है? 8 बताता है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान संशोधन के तहत, तो संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही होता है। ठीक है, और वह कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? 10। लेकिन फिर समस्या आई कि वर्तमान में तो 11 हैं, 11वां कौन जोड़ गया?
तो 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, चलो साहब अब क्वेश्चन करते हैं। देखो साहब, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली बनाया है। कैसे? देखो, अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आपको ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शनों में चार कथन दे दिए और उनमें से पूछ रहे निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो आप देख के और पढ़ के बता दिया कि कौन सा है कौन सा नहीं है, वहां तक ठीक था। लेकिन अभी क्या कह दिया है कि जो 10 और 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनका सीरियल नंबर मतलब पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है, दूसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, इसके आधार पर अब क्या होने लगा, क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो उसी हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है कि इसमें कहा गया है पहली पंक्ति कही है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है उनको क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम, पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि संविधान का जो पालन करें। ये सारे मौलिक कर्तव्य याद रखना, सारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप इन सबको पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से मत पढ़ना कि हम क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से पढ़ना कि आपको याद भी हो कि हाँ ये मौलिक कर्तव्य में आते हैं। ठीक है, तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, दूसरा बात कही गई है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। तीसरी बात कही गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का भावना का विकास करें। चौथी बात कही गई भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें, हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा को महत्व दें। देखो, जब मैंने डिटेल क्लास खिलाई थी आपको, जिस भी बंदे ने डिटेल क्लास नहीं देखी है जाकर के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के मौलिक कर्तव्य की एक डिटेल क्लास पढ़ी हुई है इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, वो जाकर के पढ़ोगे तो मैंने अब वहाँ आपको डिटेल से आपको क्या बताया है, ज़्यादा लंबी नहीं क्लास, 20 मिनट की क्लास है, लेकिन मैंने ट्रिक से आपको ये चीज़ याद करवाई थी। मैंने बोला था कि जो हाई लेवल है ना इसका मौलिक कर्तव्य को, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो हाई लेवल ये है कि क्रम से क्वेश्चन पूछ ले, क्रम वाला क्वेश्चन पूछ ले। नहीं तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था मौलिक कर्तव्यों की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर जो टॉप लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, इसके क्रम वाला। ठीक है, चलो साहब, तो पहला जो नंबर है वो आपका किस में आएगा, पहला जो है वो बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे ही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा कौन सा, आपका आएगा ये हमारी जो सांस्कृतिक वो है आपका प्रभुता वाला आ जाएगा। कौन सा, प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करें, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और फिर आ जाएगा कौन सा आपका, हमारी सामाजिक संस्कृति आ जाएगी, ये कौन सा, छठा। फिर आएगा तेरा कौन सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और फिर लास्ट में आ जाएगा तेरा संपत्ति वाला, और संपत्ति हिंसा वाला कौन सा है आपका, 9वां। ठीक है, देखो यहाँ भी दे रखा है मैंने, ये पहले नंबर का है, संविधान में जब राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान की बात कही गई है। तीसरे में कही गई है आपका प्रभुता, एकता, अखंडता की बात। छठवें में कही गई है सामाजिक संस्कृति की परंपरा। 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 9वें में सार्वजनिक संपत्ति। देखो, मैंने वहाँ ट्रिक से ये चीज याद करवाई थी आपको, बाकायदा ट्रिक से समझा के आपको याद करवाई थी। आप जाकर के देखें, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, और सीटी में तो नहीं, लेकिन आरएस में जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चले साहब, नेक्स्ट हमारा निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। तो गलत कथन चुनने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम, पहला कथन है स्वर्ण सिंह समिति। मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, बिल्कुल बनी थी। संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी, बिल्कुल। मैंने बताया था आपको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जब सिफारिश दी तो उसने कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे, 8। पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा कथन बोल रहा है इसमें कि 42वें संविधान संशोधन 1978। गलत भाई, 1978 थोड़ी है, 1976 का 42वें संविधान संशोधन। तो ये तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 2, केवल 2। यानी इसमें गलत कथन पूछा, गलत कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये बात सही बात है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन डेट गलत दे दी इसने, कौन सी, 1978। ठीक है, तो देखो यहाँ भी मैंने दे रखा है 1976 में हुआ था। 1978 में तो 44वां संविधान संशोधन होता है, और मैंने बताया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है उसके बारे में कहा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। निम्न कथनों पर विचार करें, गलत कथन की पहचान करें। देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली नहीं भाई, पहले ही मैंने बताया था कहाँ से ली थी, रूस से ली थी। तो पहला गलत कथन तो ये हो गया। दूसरा कथन है मूल कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात। तो ये तो सही कथन है। गलत कथन कौन सा है, ये तो राइट आंसर कौन सा होगा, नंबर 1, केवल 1। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, यूएसएसआर से ली गई थी। देखो, कुछ महत्वपूर्ण मैंने बताए थे, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए,
मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत रूस से लिए गए। ये आपको एक्स्ट्रा याद कर लेना। हालांकि मैंने जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे, मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, उनमें भी ये सारी चीज आपको बताई थी। ठीक है, दूसरा कथन सत्य कितनी बार आ चुका है ये बताने की जरूरत है या बताऊं दोबारा? ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। चुनेंगे भाई, सही कथन बिल्कुल चुनेंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का संविधान, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश तो है, परंतु इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। कहने का मतलब है जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों के लिए लोग बाध्यकारी नहीं है। कैसे कि मूल कर्तव्यों को हम मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। ये एक कर्तव्य बता दी कि हाँ भाई तेरा कर्तव्य है, ठीक है, तू माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। तो कहने का मतलब संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि तो भाई मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानेगा तो तेरे लिए ये कानून बनाएंगे या तेरे लिए ये चार्ज लिया जाएगा तेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब संविधान क्या है, उसके लिए मौन है। तो ये तो कथन सही है भाई, मूल कर्तव्यों को संविधान में समावेश तो है, परंतु क्या है, इसको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बना रखा। ठीक है, दूसरा ये तो कथन सही है। और कथन पूछा क्या है, सही पूछा है गलत पूछा है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सही पूछा है। ठीक है, तो ये पहला सही कथन है, संविधान मूल कर्तव्यों की अनुपालना की शर्त पर ही मौलिक अधिकार प्रदान कर, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाई। मौलिक अधिकार तो वैसे ही प्रदान करता है, इसमें मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में तो कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है। ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि भाई तू मौलिक कर्तव्यों को मानेगा तभी जाके आपको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, नहीं। आपको मौलिक अधिकार वैसे भी दे दिए जाएंगे। तो केवल एक राइट आंसर होगा इसका, ओनली एक। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो आप, हालांकि मैंने बोल के ये सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, अगला देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में भारत के सभी लोगों के लिए 20 सद्भाव समान भाईचारे की भावना पैदा करने की बात तो कही गई है, किस आधार पर भेदभाव न करने पर बल दिया है? तो आपका धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर किया गया है। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 15 में लिंग और जन्म स्थान भी जोड़ा गया था, लिंग और जन्म स्थान इसमें नहीं है, देखो पढ़ो इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 51 में क्या कहा गया था कि भारत के संविधान के लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। लेकिन इसमें लिंग और जन्म स्थान का वर्णन नहीं है, जबकि हमने मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 में लिंग और जन्म स्थान भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अलग करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में पर्यावरण से संबंधित कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो पर्यावरण से संबंधित जो तालाब है, तालाब संबंधित नहीं है। पर्यावरण के संबंधित 4 वर्ण है, वन है, नदी है, झील है और वन्य जीव है। ये पर्यावरण से संबंधित जो बात कही गई है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जो बात कही गई है वो वन की बात कही गई है, नदी की बात कही गई है, झील की बात कही गई है और वन्य जीव की बात कही गई है। इसमें जो है आपका तालाब की बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो तालाब इसमें नहीं होगा। तो इस कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने का भी निर्देश दिया गया है। अब चलो निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, बिल्कुल करेंगे, और गलत कथन छांटना है साहब। ठीक है, 1998 में JS वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्यों के प्रचालन से है। बिल्कुल है, सही कथन है भाई। इसको मैं बताना भूल गया था आपको कि 1998 में एक कमेटी बनती है JS वर्मा समिति, और इसका जो कर्तव्यों के प्रचालन के लिए, ठीक है, विशेष रूप से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए ये समिति बनाई गई थी कि मूल कर्तव्यों को लागू किया जाए, कानूनी प्रावधानों की पहचान करने के लिए किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, तो JS वर्मा जो समिति बनती है उसका गठन विशेष रूप से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए, प्रभावी प्रावधानों की पहचान करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो दूसरा कथन कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में ही विधायी प्रक्रिया वर्णित है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी कि संविधान में इनको लागू करवाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो केवल एक कथन सही होगा। गलत पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भाई ये जरूर याद रखना, इसमें गलत कथन पूछा है और मैं क्या कर रहा था, सही कथन को टिक लगाया था। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप जब पेपर देने जा रहे हो ना, तो मेरा एक ट्रिक रही है, ट्रिक समझ लो या कुछ और समझ लो। मैं जब पेपर देने बैठता था तो मैं क्या है, पेपर आने से पहले, जो पेपर आता है आंसर शीट आपको पहले ही मिल जाएगी, तो उससे पहले क्या है, पेपर देने से पहले क्वेश्चन पेपर आता था, उससे पहले मैं 1-2 मिनट का मौन करता था। मतलब मैं ध्यान करता था। ध्यान का मतलब मैं दिमाग को एक जगह लाकर ये कंफर्म करता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग सही है और मैं क्या है, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं अपने दिमाग में रखता था। और फिर थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद मैं ऐसी क्लास ढूंढता था जिसमें क्या हो,
कि आपको क्वेश्चंस के साथ-साथ थोड़ी थ्योरी की जानकारी दी जाए, जिससे क्या है हमारा जो है जल्दी रिवीजन हो जाता था, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने पढ़ लिया, याद तो है, लेकिन आपको पता नहीं कि यार क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, ठीक है? और क्वेश्चन का पैटर्न भी पता है तो आपको ये जल्दी रिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन-सा एक मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? देखो साहब, पहला ही आ गया भाई कि देखो सार्वजनिक चुनाव, मैंने क्या मूल कर्तव्य जितने बताए आपको, उसमें कहीं चुनाव का ज़िक्र किया है? नहीं किया ना। तो ये चुनावों की जो प्रक्रिया है वो आपकी इसमें नहीं आएगी, किसमें नहीं आएगी? मूल कर्तव्य में शामिल नहीं होगी। भारतीय संविधान में चुनाव को मतदान को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक बार जो कर अदायगी है, उसको मूल कर्तव्य बनाने के लिए सिफारिश की थी, जिसके जिसे सरकार के द्वारा नहीं माना गया था। तो और अन्य में देखो तो वैज्ञानिक स्वभाव हो गया, सार्वजनिक संपत्ति, संविधान का पालन, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? कर्तव्य में शामिल होती हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं वो देखने हैं। सामाजिक संस्कृति समृद्धि ये है ना? बिल्कुल है। कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, चलो दिमाग में नहीं रहा, छोड़ो इसको। वैज्ञानिक सोच, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी है। व्यक्तिगत सामाजिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्टता, ये भी है। देखो, कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय ये नहीं है। जब मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाया था उसमें एससी-एसटी के लिए यानी स्पेशल कमज़ोर वर्गों के लिए ये जो अन्याय से बचाने का जो प्रावधान रखा गया था, वो आपके डीपीएसपी में रखा गया था, ना कि मूल कर्तव्य में। तो आपके 1, 3 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है? तो मैंने बताया आपको डीपीएसपी में है, आर्टिकल 46 में वर्णन है। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में कुछ अंतर मैंने आपको बताए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सोवियत संघ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दायित्व में है, इसके राज्य की नीति का निर्माण करने के लिए है, गैर न्यायोचित है, ये भी गैर न्यायोचित है, ठीक है? ये पर्यावरण वन इनकी रक्षा करता है, ये इसमें भी वर्णन दिया गया है, ठीक है? तालाब का इसमें ज़िक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कंपैरिज़न देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले। देखो ये चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी याद करने के लिए होती हैं, ठीक है? तो आप ले सकते हो इनका स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर दो, वहाँ आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है? ये पीपीटी मैं आपको वहाँ डाल दूँगा, शेयर कर दूँगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज समापन करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।